करने जा रहा हूँ कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के दोस्तों कि प्रेजेंट में क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था है और जज की नियुक्ति कैसे होती है। इसको मैंने कॉलेजियम को लेकर के खुद रिसर्च किया हूँ, एनालिसिस किया हूँ, अपने स्वयं विवेक पर ये सोचा हूँ। ओके, हालांकि रिसर्च अपने आप में किया हूँ। आपको भी पता है कि रिसर्च जो प्रोसेस होता है, कहीं आप सोच रहे होंगे कहीं डिग्री उग्री कहीं कर रहे होंगे, तो वैसा बात नहीं है दोस्तों। रिसर्च ज़रूरी नहीं कि डिग्री करने के लिए किया जाता है। पढ़ तो आप खुद भी सकते हैं, डिग्री तो एक पहचान है दिखाने के लिए, बाकी तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो कॉलेजियम में क्या सुधार संभव है? बिल्कुल हाँ, संभव है और किया भी जा सकता है। कॉलेजियम में फॉल्ट भी है, ओके, जिसमें सिफारिश जैसा शब्द यूज किया जाता है। ओके, और सिफारिश जैसा शब्द यूज किया जाता है जैसे कि संविधान में भी वर्णन है। ओके, आर्टिकल 199 में भी देख सकते हैं आप जाकर के। ओके, लेकिन यहाँ सिफारिश जो है सहमति पर रूप ले रहा है। ओके, यानी जो सहमति प्रेसिडेंट के आज्ञा के ऑर्डर होना चाहिए, यानी सहमति प्रेसिडेंट को करना चाहिए था, वह सहमति कौन ले रहा है? नाम पर कॉलेजियम ले रहा है। यानी सहमति का मतलब ये हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट को जो अधिकार होना चाहिए कि प्रेसिडेंट जज की नियुक्ति करेगा, वहाँ प्रेसिडेंट ना नियुक्त करके कौन नियुक्त कर रहा है? कॉलेजियम ही, यानी न्यायालय कॉलेजियम के माध्यम से जज की नियुक्ति हो रही है। जबकि हमको लगता है यहाँ पर है कि साफ साफ दिख रहा है कि जो अधिकार प्रेसिडेंट को होना चाहिए वो कॉलेजियम ने ले लिया, यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि छीन लिया है। जो आर्टिकल 124 और 217 में साफ साफ वर्णन है कि प्रेसिडेंट ही जज की नियुक्ति करेगी। ओके, कॉलेजियम अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। ओके, आइए इंटरप्रिटेशन के जरिए आई है। ओके, इसका कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन अब विभिन्न केसेस जैसे एसपी गुप्ता केसेस हो गया, बहुत से फिर फर्स्ट जज बेंच हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ जज बेंच, इस प्रकार आया है। ठीक है, हालांकि 2015 सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 2015 के आसपास एक 2014 में आया था एक एनजेएसी बिल, ओके, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है। 99वां अमेंडमेंट के जरिए आया था। ओके, उसमें एक पॉइंट ये भी बोला गया था कि ये जो बिल है एनजेएसी का, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसमें जो है जुडिशरी की ऑटोनॉमी जो था या सेपरेशन ऑफ पावर जो साफ साफ वर्णन है कि तीन व्यक्ति को तीन पार्ट में दिया और सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे एग्जीक्यूटिव के लिए, लेजिस्लेचर के लिए और जुडिशरी के लिए, वहाँ पर उन्होंने महसूस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पर वायलेशन हो रहा है किसका? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का हम कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा होगा कि उनका कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर है कहीं एम्फेसाइज ना कर जाए, क्योंकि 3 मेंबर का प्रावधान किया गया था। ओके, उसमें पहला जो कमी था को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कानून मंत्री और 2 अदर पीपल होंगे। ओके, तो इसमें बोला गया था कि कानून का जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई की हो। तो मेरा मानना है कि एक यहाँ पर सुधार करना चाहिए एनजेएसी को कि कानून मंत्री वही बने जो कानून का पढ़ाई किया हो। ओके, हमेशा अगर पहले से किया हो तो ठीक है, नहीं तो और आगे जैसे कानून मंत्री भविष्य में बनेंगे तो वो भी लॉ से संबंधित ही फील्ड में है, और जो अन्य सदस्य को चुना गया था वो भी लॉ फील्ड के ही हो, मेरा मानना है। ओके, इससे क्या होगा कि पूरा कॉलेज जुडिशरी बैकग्राउंड का होगा। ओके, चाहे लॉ से फील्ड हो या सरकार का ही आदमी क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो लोग भी जानेंगे कि हाँ भाई कि ये सब इन्हीं के कल्चर का है, मतलब कि जुडिशरी बैकग्राउंड से ही जुड़े हुए हैं। तो इससे संबंधित ये कमियां पहले दूर करना चाहिए। और मेरा मानना है कि कॉलेजियम प्रणाली के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जज केवल नियुक्त हो। ओके, हाई कोर्ट में नहीं।
हाई कोर्ट में जो नियुक्त होता है जज, कम से कम एटलीस्ट वहाँ पर एग्ज़ाम के ज़रिए लिया जाए, जज बनाया जाए, ताकि एक किसान का बेटा, गरीब का बच्चा, पेंटर का बच्चा भी ये सोच सके कि मेरा बच्चा भी जज बन पाएगा। क्योंकि प्रेजेंट में जो अभी प्रणाली है, जो रिकमेंड प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है कुछ नाम को, अब फिर जा कर के वो नाम हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी कॉलेजियम होता है। ओके, 2 पार्ट में यहाँ कॉलेजियम बँटा हुआ है। तो यहाँ पर कॉलेजियम बनाने का अधिकार सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट का अधिकार साफ-साफ यहाँ वर्णन है 124 में या 217 में कि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट। इसीलिए मेरा ये मानना है कि यहाँ पर कॉलेजियम भी अधिकार होना चाहिए गठित करने का प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट तभी तो, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जज के ज़रिए नियुक्त होगा। ओके, लेकिन हाँ, जब प्रेसिडेंट खुद नियुक्त करेगी कॉलेजियम, यानी कॉलेजियम जो अभी जुडिशरी के ज़रिए चुना जा रहा है, मेरा मानना है कि ये कॉलेजियम जुडिशरी ना चुने बल्कि प्रेसिडेंट चुने, क्योंकि प्रेसिडेंट को साफ-साफ अधिकार दिया हुआ है कि कॉलेजियम जज की नियुक्ति नहीं करेगी बल्कि प्रेसिडेंट करेगी। तो मेरा मानना है कि ये प्रेसिडेंट को ही अधिकार होना चाहिए कॉलेजियम बनाने का। और ये कॉलेजियम कैसे बने, ये मेरा कुछ विचार है, वो आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी सहमत हो सकते हैं। इसको डिलीट भी कर सकते हैं या कम बेसी भी कर सकते हैं, माइनस प्लस भी कर सकते हैं। जैसे कि कॉलेजियम गठित करने का मैं अपने तरीके से सोचा हूँ कि सबसे पहले कॉलेजियम 2 पार्ट में करें, है भी ओके। लेकिन हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसको, उसमें क्या करें, या तो बंद करें, और अगर उसको जारी रखना चाहते हैं तो अभी बता रहा हूँ क्या उसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, वरिष्ठतम जो सबसे बड़े सबसे बड़े जो जज होते हैं, वो ठीक है, वरिष्ठता के सिद्धांत के अनुसार सीजेआई नियुक्त हो जाते, बहुत अच्छा है। इसको मैं पूरा 100% सही मानता हूँ, ऐसा ही होना भी चाहिए। वरिष्ठता के अंतर्गत में आगे ऐसे प्रोसेस चलते जाए और वही सीजेआई बने, सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति होंगे। और बाकी जो कॉलेजियम मेंबर जो होंगे, मेरा मानना है कि ये पूरे मेंबर का चयन जुडिशरी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट करे, क्योंकि प्रेसिडेंट को ही अधिकार है जज बनाने का। तो इस पर ये ऑब्जेक्शन भी नहीं लगेगा कि कॉलेजियम अनकॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ-साफ वर्णन है प्रेसिडेंट अधिकार दिया। तो प्रेसिडेंट अगर जज कॉलेजियम बनाएगा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अधिकार भी प्रेसिडेंट के ज़रिए है। मतलब प्रेसिडेंट को ही अधिकार है चुनने का, तो टीम भी बनाने का अधिकार उन्हीं को होना चाहिए, यानी कॉलेजियम बनाने का। पहला तो ये, और दूसरा 2-4 वरिष्ठ जज नहीं हो, बल्कि जैसे 33 जज है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस व्यक्ति कॉलेजियम बनाने का प्रेसिडेंट को सबसे पहले अधिकार मिले। और ये कॉलेजियम में 1-2 मेंबर नहीं, बल्कि या तो पूरे के पूरा सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का क्या करें, मेंबर सदस्य ले लें जितने भी स्टेट के हैं, और वरिष्ठतम वकील है अपने इच्छा से उस व्यक्ति को बुला लें और उस टीम में चुनाव रख लें कॉलेजियम बनाने में। और उसमें से जब एक टीम बन जाए, फिर उसमें से एक्स्ट्रा एक और टीम बनाएं, जिसे उसका नाम फाइनल कॉलेजियम दे सकते हैं नाम, जो कि प्रेसिडेंट की ही इच्छा के अनुसार होगा, क्योंकि यहाँ साफ-साफ वर्णन है कि प्रेसिडेंट चुनेगा जज। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाएगा कि कॉलेजियम जज के ज़रिए नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के ज़रिए बना है, और यहाँ भी साफ-साफ विचार आ जाएगा कि हाँ भाई, प्रेसिडेंट के ज़रिए ही जज चुना जा रहा है। फिर उसके बाद कॉलेजियम बने और प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार संख्या तय हो, ओके, ना कि जुडिशरी जज के ज़रिए। नहीं तो मेरा मानना है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को अधिकार एक तरह से छीना जा रहा है, यहाँ साफ-साफ आपको दिखता हुआ प्रतीत होगा। तो उसी को लेकर के कुछ मैंने रिसर्च किया हूँ, सुनिएगा क्या-क्या है। सबसे पहले एनजेसी में बता दिया हूँ कि आर्टिकल 50 के जरिए सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है, ओके, जो तीनों को एक तरह से कहते हैं ऑटोनमस पावर है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव का, यानी तीनों जो होती है अपने आप में ऑटोनोमस है, ओके, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी सेपरेशन ऑफ पावर है, सबको किया हुआ है। एनजेएसी गठित करे या आईआईजेसी गठित करे, इसको मैंने अपने से नाम दिया, ऑल इंडिया जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन या कमीशन कह सकते हैं, या पीएससी जैसी संस्था या टीम गठित हो, ओके, जो कानून का
कानून का जानकार होना चाहिए, जैसे कानून मंत्री हो, अन्य 2 सदस्य भी जो होंगे वो भी कानून के जानकार होने चाहिए, जिससे कानून का वो जज परख कर सके या सोच रखता हो। और ऐसी लोगों की बहुत सी मौजूदगी है भी और होगी भी। ओके, कॉलेजियम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्ति करने का पैमाना है और ट्रांसफर भी करती है कॉलेजियम ही। ओके, जबकि यहाँ पर अधिकार साफ साफ दिया हुआ प्रेसिडेंट को अधिकार है जज नियुक्ति का, और यहाँ पर जुडिशरी ने प्रेसिडेंट का अधिकार हमको यहाँ दिख रहा है कि छीनता हुआ प्रतीत करवा रहा है। ओके, जो कि प्रेसिडेंट को ये सुधार करना चाहिए। ओके, हाईकोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति ज़्यादातर हाई कोर्ट से ही जज बनते हैं। देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज बनते हैं वो हाई कोर्ट के ही रहते हैं। ओके, ज़्यादातर या हाई कोर्ट से ही आते हैं। पर हाई कोर्ट में जज बनने के लिए पीएससी जैसी संस्था को बनानी चाहिए, यानी जैसे पीएससी एग्जाम दे करके आता है ना सब लोग और फिर चुनाता है, उसी प्रकार हाई कोर्ट में जज बनने के लिए एटलीस्ट वहाँ एग्जाम लिया जाए। ओके, इसके लिए आर्टिकल 312 में साफ साफ वर्णन है क्या कि पीएससी जैसी संस्था बनाया जा सकता है। ओके, संसद के जरिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली एक तरफ से वैलिड है। ओके, इसके कोई रोक नहीं है। इससे भारत के जनता जुडिशरी से भी जुड़ा हुआ महसूस करेगी। एक किसान हो या मजदूर, गरीब हो या अमीर, जज हो या जज का बेटा या वकील या वरिष्ठतम वकील या सरकारी कर्मचारी का भी बेटा जज बन सकता है। ओके, इससे लोगों के मन में कॉलेजियम को लेकर के हमेशा जो सवाल उठती है उसे कम किया जा सकता है या ख़त्म कर सकते हैं कि पहला जनरेशन को जीवन खपाना पड़ेगा जुडिशरी तक जाके चांसेस होती है कि जी हाँ, चांसेस है कि वह जज बनेगा, यानी एक चांसेस कह सकते, यानी मन एक तरह से कह सकते उदास हो जाता है। ओके, कि शायद इस जीवन में बन नहीं पाएंगे जज। ओके, क्योंकि कुछ लोगों का ही नाम वो लोग तय करते हैं ना। ओके, कुछ व्यक्ति द्वारा तय किया जाता है, सिफारिश जिसे कहते हैं। ये सबसे पहले बंद होना चाहिए। ओके, यानी लगभग 100 साल कह सकते हैं, यानी 70 साल या 30 साल या खुद उसका बेटा इस प्रकार अपना जीवन खपाना पड़ सकता है। यानी पहला जनरेशन को भी ये मतलब कितना साल खपाया जा सकता है, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है सिफारिश की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता है। उससे भी ज़्यादा या इससे भी कभी कभी कम भी हो सकता है जज बनने के लिए। यानी फर्स्ट जनरेशन को समझिए कि लगभग निगेटिव रहता है। लगभग कंफर्म के साथ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ ज़्यादातर आप केस देखते आ रहे हो कि जज का बेटा ही जज बनते जा रहा है। तो क्या और सब मेरिटधारी नहीं है, और सब क्या ज्ञान के मामले में पीछे है? तो कहीं ना कहीं सिफारिश सिस्टम काम तो कर रही है पीछे वैसे आशीर्वाद वाला, लेकिन ये सब सवाल को ख़त्म किया जा सकता है जो सिफारिश जैसा सिस्टम है बंद करके। पीएससी जिससे नॉर्थ ईस्ट साउथ इंडिया का हो या नॉर्थ रीजन वेस्टर्न रीजन हो इत्यादि सभी हिस्सा के लोग जुडिशरी का नेतृत्व कर सकते हैं। और इन सब में सबसे बड़ा आरोप है सिफारिश। वही बताएं कि सबसे बड़ा आरोप क्या है, सिफारिश जैसा सिस्टम, या यूं कहिए आशीर्वाद पीछे वाला का, या दादा का हाथ हो या बायां हाथ हो, दायां हाथ हो या बायां हाथ हो, आम बोलचाल में यूज करते हैं लोग प्रायः, उसे खत्म किया जा सकता है। एक और डायलॉग है, अंकल हमारे विधायक है, इसे खत्म किया जा सकता है, यानी अंकल हमारे जज है, ऐसे भी अब इसमें डायलॉग है। इससे भारत के लोग जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अनेक जुडिशरी में अनेक भाषा के लोग, अनेक रिलीजियन, अनेक महिलाएं, अनेक प्रकार के लोग
आएंगे इत्यादि जुडिशरी में और इससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अपने आप में डेमोक्रेटिक जुडिशरी खुद हो जाएगा और ये दिखने लगेगा, ना केवल बोलने का बल्कि प्रैक्टिकली ये दिखेगा। जैसे कि प्रेजेंट में कॉलेजियम में किया गया है कि अगर कुछ जज असहमत होते हैं तो उस जज की सिफारिश को या नाम को रोक सकते हैं, या हेड जैसे है 4 मेंबर है ना कॉलेजियम में, इस प्रकार यानी 5 जज सुप्रीम कोर्ट के लिए है। हाई कोर्ट के लिए 217 जो है जज की नियुक्ति का बात करता है, प्रेसिडेंट करेगा। सभी लोग आपस में परामर्श कर नाम को आपस में सहमति होते हैं, तब वह प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तब प्रेसिडेंट भी परामर्श जो आर्टिकल 143 है उसको मानकर सहमति देता है, अर्थात यहाँ नाम पर भी प्रेसिडेंट सहमति ही देता है, यानी वो नाम जो चुना जाएगा वो कौन चुनेगा? प्रेसिडेंट ही चुनेगा। ओके, अर्थात प्रेसिडेंट का ही ऑर्डर लास्ट में चलेगा। ओके, ये सब मैंने रिसर्च करके अपने आप में सोचा हूँ और ये सब सुधारवादी कदम उठाया जा सकता है। यहाँ गौर करना है कि आर्टिकल 143 परामर्श केवल है, सहमति नहीं है। यही परामर्श बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के लिए, समझे? लेकिन यहाँ कॉलेजियम ने बाध्यकारी ही एक तरह से बना दिया है। ओके, पुनः विचार नाम पर करके, अर्थात वही नाम प्रेसिडेंट लौटा देते हैं तो कॉलेजियम उस नाम पर, मतलब अगर नाम पर पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है तो कॉलेजियम उस नाम पर फिर से विचार करेगी, यानी वही का वही नाम रखेगी, जिसे लास्ट में राष्ट्रपति को उस नाम को चुनना ही होगा। यानी एक तरह से राष्ट्रपति को क्या कर दिया? बाध्यकारी बना दिया, जबकि प्रेसिडेंट को अधिकार था चुनने का, यहाँ पर क्या कर दिया? बाध्यकारी बना दिया उस नाम को मानने के लिए। जबकि साफ साफ वर्णन है आर्टिकल 124 और 217 में कि प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, जो संसद का एक हिस्सा है प्रेसिडेंट, अर्थात परामर्श ही अब सहमति में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि सहमति में प्रेसिडेंट देता है, यानी सहमति लास्ट में कौन देगा? प्रेसिडेंट देता है। नाम पर कि कौन जज होंगे उस पर उनका साइन होता है, जैसा कि कोई विधेयक पर साइन होता है, लास्ट में प्रेसिडेंट का ही केंद्रीय। यहाँ हम यही कह रहे हैं कि कॉलेजियम आर्टिकल 143 को परामर्श है उसे सहमति आर्टिकल 124 और 217 जो राष्ट्रपति को अधिकार है कि प्रेसिडेंट ही नियुक्त करेगा जज को। इसके बाद हम ये क्या हो जाता है? कन्वर्ट ही जा रही है, ये कन्वर्ट हो जा रही है, तो ही तो ये जो प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, सहमति किस में कन्वर्ट हो जा रही है? सॉरी, परामर्श जो है सहमति में कन्वर्ट हो जा रही है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट नाम पर सहमति दे रहा है, प्रेसिडेंट का ही साइन होगा, बिल हो या विधेयक पर। जैसे कि आर्टिकल 217 में प्रेसिडेंट करेगा जज को हाई कोर्ट में, और 3 जन जो है CJI, राज्यपाल तथा हाई कोर्ट के CJ परामर्श करेंगे। फिर यही परामर्श जो है रिएक्टेंट, एक तरह से हम कह सकते हैं जो सहमति यानी प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। आर्टिकल 79 जो है प्रेसिडेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है। ओके, आर्टिकल 79 में वर्णन भी है और
प्रेसिडेंट किसी बिल हो या एक्ट हो, इसको प्रेसिडेंट की मंजूरी लेना आवश्यक है, नहीं तो एक्ट या लॉ नहीं बन पाता है या पाएगा। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल हो या मनी बिल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बिल हो, ये 4 टाइप का होता है। ओके, कोई बिल या एक्ट दोनों हाउस यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा मेजॉरिटी के रूप में पास कर दिया जाता है, अर्थात हम एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी सहमति मेजॉरिटी ने दे दिया है। ठीक है, यानी मेजॉरिटी लोगों का होता है तब जाकर के वो सहमति में सहमत हो जाता, बिल पास हो जाती है। ओके, प्रेसिडेंट मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मेंबर के कोई बिल पर अपनी सहमति देता है जो पार्लियामेंट ने मंजूर या रिपील का सहमति ले लिया हो, तब प्रेसिडेंट भी अपनी सहमति दे देता है उस बिल पर, अर्थात प्रेसिडेंट का ही सहमति लास्ट में लिया जाता है। इसलिए प्रेसिडेंट को ही कॉलेजियम गठित करना चाहिए। जैसे लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, मेजॉरिटी बिल पास हो गया, ओके, और पास होता है किस आधार पर भाई, मेजॉरिटी के आधार पर, और वो ज़्यादातर लोग सहमत हो जाते हैं। उसी प्रकार तब जाकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर एक्ट वो बनता है। ओके, उसी प्रकार यानी कह सकते हैं, यानी एक तरह से मैक्सिमम लोग सहमत हो जाते हैं। ओके, तो उसी प्रकार कॉलेजियम भी बनाना चाहिए, प्रेसिडेंट को का ही सहमति लास्ट में लिया जाता है। इसलिए प्रेसिडेंट को ही कॉलेजियम गठित करना चाहिए या अधिकार रहना चाहिए, या तो कॉलेजियम वो ही गठित करे या उन्हीं को अधिकार दिया जाए गठित करने का, क्योंकि लास्ट में इन्हीं का सहमति लेनी होती है। तो क्यों ना प्रेसिडेंट ही कॉलेजियम जैसे इंस्टीट्यूशन टीम को गठित करना चाहिए। इससे किसी के मन में सवाल ही नहीं उठेगा कि कॉलेजियम की कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है। सिंपल सा बात है, यहाँ पर जब प्रेसिडेंट न्यू कॉलेजियम गठित करेगी तो एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को ही अधिकार है लास्ट में जज नियुक्त करने का। हमें लगता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही कॉलेजियम गठित करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में पेरेंट वही होते हैं और हर पेरेंट अपने बच्चों को बराबर पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अर्थात अधिकार जो है या हिस्सा उस पर का बराबर बांटती है, यानी जिसको जो हिस्सा जो दायित्व दिया गया है वो बांटती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही होगा, क्योंकि कॉलेजियम जज के टीम के द्वारा नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के द्वारा गठित की जा रही है। इसे प्रेसिडेंट 124 और 217 के जरिए वैलिड कह सकते हैं, क्योंकि जब जज नियुक्ति करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है तो कॉलेजियम ऑफ जो मेंबर है यानी कॉलेजियम का जो मेंबर होगा उसको भी गठित करने का अधिकार प्रेसिडेंट को ही होना चाहिए। कॉलेजियम के जो मेंबर होंगे कौन होंगे, इनके मेंबर भी प्रेसिडेंट के जरिए चुनना चाहिए। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, साथ में वरिष्ठता वकील को भी चुना जाए जो इन्हीं के कल्चर या नॉलेज रखता हो, उसको नियुक्त करनी चाहिए। अब सवाल है कि कितने सदस्य होनी चाहिए कॉलेजियम में। भारत के जितने भी हाई कोर्ट है उनमें से प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से जज या वरिष्ठतम वकील का चयन करे, फिर इनका एक टीम बनाए, फिर इनमें से सदस्य को चुनकर सभी वर्ग हो या समाज हो
से लेकर के ले भी सकते हैं और वर्गों का प्रेसिडेंट कॉलेजियम गठित करे। संख्या खुद प्रेसिडेंट तय कर लें, तब हम कह सकते हैं कि कॉलेजियम एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनकॉन्स्टिट्यूशनली। इससे ऊपर से आशीर्वाद या चचा हमारे विधायक है या जज है जैसे आरोप खत्म होंगे। परामर्श वाला सिस्टम भी खत्म होगा। परामर्श वाला सिस्टम भी हटेगी अगर इस प्रकार का सुधार किया गया तो नहीं तो लोग सोचेंगे ही कि हमारा तो कोई कोर्ट में है ही नहीं और सपना उनका एक तरह से पहला जीवन में अधूरा ही रहने जैसा हो जाएगा। लोगों में विश्वास जाएगा, साथ ही अन्य वकीलों के अंदर कि वे भी कॉलेजियम के सदस्य हो सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट जब तय करेंगे कि कॉलेजियम का मेंबर कौन होगा, ये प्रेसिडेंट को ही चुनने दे, उससे उनके अंदर में विश्वास जाएगा अन्य वकीलों के अंदर। और निराशा कुंडरगात जो है लोगों के बीच में, या गरीब वकील भी कह सकते हैं जो इकोनॉमिकली सफ़र भी करते हैं, वो खत्म होगा। ये प्रेसिडेंशियल कॉलेजियम होगी। इसे समाज के सभी वर्गों भी लगभग आ सकते हैं। इसमें कोई अमीर हो गरीब हो किसी भी वर्ग का हो, सब इसमें आ सकते हैं। बस जुडिशरी मेरिट होनी चाहिए, यानी जुडिशियल बैकग्राउंड का हो। ओके, ये कॉलेजियम इंटरव्यू ले जो सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होंगे। ऐसा ही सिस्टम हाई कोर्ट में भी लागू करे या किया जा सकता है, या ओपन एग्ज़ाम करवा सकते हैं पीएससी जैसा। और यही कॉलेजियम संख्या खुद तय कर लें प्रेसिडेंट और इंटरव्यू ले। इससे लोगों में कोर्ट के प्रति डेमोक्रेटिक सोच भी जाएगी कि हाँ, कोर्ट के मेंबर भी डेमोक्रेटिक है या अपने आप में डेमोक्रेसी है। इससे समाज को जोड़ा जा सकता है, जुडिशरी से, न्याय से प्रेम होगा, विश्वास बढ़ेगा। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद जो है पीछे से हाथ या सो कॉल्ड अंकल हमारे विधायक वाला खत्म होगा। ये नहीं तो परामर्श वाला सिस्टम जब तक जारी रहेगा, हमेशा ही एक फैमिली के मेंबर जज बनते रहेंगे या बनते जाएंगे और ये आरोप खत्म कभी नहीं होगा। निराशा लगातार बढ़ते चले जाएगी। ऑल इंडिया जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो है IIJAC भी गठित कर सकती है सरकार अगर चाहे तो। ऑल इंडिया जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, या आप अपने मन से खुद भी नाम दे सकते हैं। इसे मैंने अपने खुद से नाम दिया हूँ, ये जरूरी नहीं कि यही नाम हो। ओके, तो सभी के सभी सदस्य लॉ का पढ़ाई, कानून का जानकार होनी चाहिए। इसमें वेटेज जुडिशरी को मिले। इससे आर्टिकल 50 जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको भी सिद्ध किया जा सकता है कि हाँ भाई, वेटेज दिया गया है जुडिशरी को। कॉलेजियम अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इससे प्रेसिडेंट गठित करे। कॉलेजियम क्या अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसको प्रेसिडेंट गठित करे कॉलेजियम, ना कि जज जो है वो गठित करे। जिससे सभी सदस्य लॉ बैकग्राउंड के रहने चाहिए कॉलेजियम में। कॉलेजियम इंटरप्रेट से जन्म ली है। इंस्टीट्यूशन की पहुंच, हर गार्जियन का ड्यूटी होती है कि पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना या संसाधन, न्याय इत्यादि जो है सभी तक पहुँचे, जिससे लोगों
या आपस में भेदभाव महसूस ना करे या दिखाए ना पड़े, क्योंकि केवल बड़े बड़े नारे लगाने से अखंड भारत का सपना पूर्ण नहीं होता है, बल्कि उनका यानी भारत की जनता का अधिकार दिखे, लोगों तक पहुँचे। संसाधन आज जो इतने निराशा महसूस कर रहे हैं, इसे दूर करना चाहिए। सवाल है जोड़े कैसे लोगों को, सबका सम्मान हो, बोली में नहीं, प्रैक्टिकली समान रूप से दिखे, अधिकार मिले, तब जाकर के अखंड भारत का सपना ये पूर्ण स्थानीय लोगों के साथ इसमें चाहिए ही चाहिए। न्याय एक संसाधन पर जो अधिकार है, ये न्याय एक जो है व्यवस्था है जिससे लोगों को मिले, सभी तक न्याय सुनिश्चित हो। जिस प्रकार संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन करने का अधिकार गार्जियन का होता है, उसी प्रकार न्याय देना भी हमारे गार्जियन का अधिकार होनी चाहिए। पर यहाँ गार्जियन कौन है? भारत का प्रेसिडेंट एकदम लास्ट का होता है। इन्हीं के मर्जी से भाषा आयोग, SC/ST आयोग या अन्य बिल की भी मंजूरी प्रेसिडेंट की आज्ञा से पास होती है। उसी प्रकार कॉलेजियम भी गठित करने का अधिकार प्रेसिडेंट को होना चाहिए, जैसा कि आर्टिकल 124 और 217 में भी वर्णन है। अगर यह प्रेसिडेंट के जरिए कॉलेजियम गठित होती है तो हम कह सकते हैं कि यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा, जब तक कि इसे कोई केस सुपरसीड ना करे। आप स्थानीय लोगों का साथ लिए बगैर अखंड भारत का सपना पूर्ण नहीं कर सकते हैं। प्रश्न ये भी उठता है, देखिए संविधान में जो पावर दिया गया है वह केवल आर्टिकल 50 जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है ही साथ चेक्स एंड बैलेंस की भी बात करता है। पारदर्शिता को लेकर के सवाल न केवल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ही नहीं बल्कि जुडिशरी में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। पर जज की नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या बेस होती है, वह लिखित नहीं होता है अभी, जबकि लिखित होनी चाहिए। ऐसा आरोप नहीं तो बना रहेगा कि क्या क्या आधार लिया गया है। आर्टिकल 222 जो है यह स्थानांतरण करने का प्रक्रिया है हाईकोर्ट में जज का CJI से परामर्श के बाद।